डाउटनेट पर पढ़ रहे हैं यहाँ पर गमन एवं संचलन, और आज हम स्टार्ट करेंगे इस पाठ का, इस चैप्टर का दूसरा भाग। पहला वाला कौन सा था? पेशी वाला था, है ना, मसल्स का था। अब हम आज बात करेंगे किसकी? हमारे कंकाल तंत्र की। ठीक है, सो कंकाल तंत्र की बात करेंगे, हड्डियों की बात करेंगे बेटा, है ना। बहुत प्यारी प्यारी हमारी हड्डियां हैं, इनकी बात करेंगे आज हम। सो कई सारी बातें हमारी एनसीईआरटी में बता रखी, ये सारी चीजें अभी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सब कुछ एक एक करके हम चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंकाल तंत्र की अगर मैं बात करूं, कंकाल तंत्र का मतलब क्या है? एक ऐसा तंत्र जो किससे बना हुआ है? कंकाल से। व्हाट डू यू मीन बाय कंकाल? ये कंकाल का मतलब क्या होता है? इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलेटल या स्केलेटन बोल देते हैं। स्केलेटन या स्केलेटल या कंकाल का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, ऐसी संरचनाएं जो हमारी आकृति को, हमारे आकार को बनाए रखती है। क्या वे संरचना, या यहां पर लिखते हैं कंकाल तंत्र, हेडिंग डालते हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है जी, तो कंकाल का मतलब क्या होता है? सबसे पहला बिंदु, कंकाल यानी स्केलेटन का मीनिंग क्या है? हम सीधा बोलेंगे वह संरचनाएं जो शरीर के भागों के आकार आकृति को बनाए रखे। सिंपल, वह संरचनाएं जो आकृति एवं आकार बनाए रखती है। क्या बनाए रखती है? शेप और स्ट्रक्चर जो है यूं का यूं बनाए रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, अब साहब ये जो कंकाल जो होता है हमारे अंदर, जो स्केलेटन जो होता है, ये कितने प्रकार का होता है हमारी एनसीईआरटी में नहीं बता रखा है, तो हमें तरीके से पढ़ना है बेटा। ये कंकाल तंत्र हमारा दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन? कंकाल तंत्र या कंकाल। एक होता है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, और एक होता है आंतरिक कंकाल या अंतः कंकाल। एक होता है एक्सोस्केलेटन और एक होता है एंडोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल का मतलब वे संरचनाएं जो हमारी शरीर के बाहर से आकृति को बनाए रखती है, और एंडोस्केलेटन यानी वो संरचनाएं जो हमारे शरीर के अंदरूनी भाग जो हैं उनकी संरचनाओं को बनाए रखती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो वह संरचनाएं जो आकृति आकार बनाए रखती हैं और शरीर को सुरक्षित भी रखती है, और शरीर को बाह्य आघातों से बचाती है। बाह्य आघात का मतलब बाहर से जो इंजरी हो सकती है, जैसे मैंने बोला ये मुक्का मारा मैंने यहाँ पर, फेफड़ों पर नुकसान हो सकता है, लेकिन पसलियां प्रोटेक्ट कर रही हैं, जो क्या है? हमारा कंकाल है ना। पसलियां मिल रही थी तभी तो अंदर फेफड़े जो हैं वो सुरक्षित भी हैं और साथ साथ अपनी नियमित आकृति में भी मिल रहे हैं, यानी आकृति आकार भी बनाए रख रही है और बाहरी आघातों से, इंजरी से बचाता है। वो होता है कंकाल। दो प्रकार का होता है, एक बाह्य कंकाल और एक अंतः कंकाल। अब बात आ रही है बाह्य कंकाल कौन बनाता है और अंतः कंकाल कौन बनाता है? उदाहरण क्या है बाह्य कंकाल के, अंतः कंकाल के? तो बेटा बाह्य कंकाल के उदाहरण आपने याद रखने हैं। कौन कौन है हमारे बाह्य कंकाल में? हमारी त्वचा, पहला हमारे नाखून,
और हमारे बाल। ये तीन ऐसी संरचनाएं हैं जो हमारा क्या बनाती हैं, बाह्य कंकाल बनाती हैं। याद रखना। तो हमारा बाह्य कंकाल किससे बना हुआ? सोच, हमारे बाहर क्या मिल रहा है? सर त्वचा मिल रही, क्या तुमको प्रोटेक्ट नहीं कर रही? क्या तुम्हारी संरचना बना रही? क्या नाखून नाखून तुम्हारे इस संरचना का भाग है ना? क्या तुम्हारे बाल तुम्हारे शरीर के बाहर मिल रहे हैं, कंकाल बना रहे हैं? यस। तो याद रखना, त्वचा, नाखून और हमारे बाल जो है ये हमारा बाह्य कंकाल बनाती हैं, जबकि अंतः कंकाल जो होता है ये कौन बनाती है? अब यहां पर है इंपॉर्टेंट, अस्थि, बोन्स। मेन तो यही है, मेन मुख्य तो यही है। अंतः कंकाल मेनली किससे बना होता है? हमारे अंदर अस्थियों से बना होता है। उसके अलावा उपास्थि, कार्टिलेज, पढ़ चुके हैं आप ये उपास्थि, अस्थि, इनकी संरचना पढ़ चुके हैं, है ना? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। और उसके अलावा कंडरा, स्नायु, टेंडन्स, लिगामेंट, ठीक है, आदि, ये सारे क्या है? हमारा अंतः कंकाल बनाते हैं। अब इनमें से मेन ये दो हैं, ठीक है। अब पर्टिकुलरली यहां पर जो उपास्थि जो होती है, ये आगे देखिए, ये हमारे नाक पर आगे मिल रही है, कान पर मिल रही है। क्या ये लचीली होती है? हाँ सर, इनमें लचीलापन होता है। कैसी होती है बेटा? ये लचीली होती है। हाँ सर, है ना? आन्य क्षमता होती है इनके अंदर। आन्य, याद करिए वर्ड तुमने पढ़ा था, कौन सा? आन्य, प्लाएबल, याद आ रहा है? पढ़ाया था आन्य, ठीक है। इनमें आन्य, प्लाएबल क्षमता होती है। मतलब क्या था आन्य का? याद आ रहा है कि अगर आप इसको मोड़ोगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है। इसको अगर आपने मोड़ा तो वापस अपनी पुनः स्थिति में चला जाता है। ये क्या कहलाती है? आन्य क्षमता, लचीलापन है, ठीक है। लेकिन क्या अस्थि में है? अस्थि को अगर आपने मोड़ दिया तो क्या वो वापस चली जाएगी इमीडिएटली? नहीं, नहीं, टूट जाती है ना अस्थि। तो आन्य क्षमता होती है किसमें? उपास्थि में। और ये किसके कारण होती है? एक प्रोटीन के कारण होती है जिसका नाम होता है कॉन्ड्रियोटिन। देख लिए लिखा हुआ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है? कॉन्ड्रोइटिन। कॉन्ड्रोइटिन क्या है बेटा जी? कॉन्ड्रोइटिन लवण जो होता है वो उपास्थियों में मिलता है, जो उसको अन्य क्षमता देता है। कौन बेटा? कॉन्ड्रोइटिन। लिख देता हूं यहां पर। ये जो लचीलापन जो है, ये अन्य क्षमता जो है, ये किसके कारण हो रही है? एक लवण के कारण हो रही है जिसका नाम है कॉन्ड्रोइटिन। ठीक है। और ये क्या प्रदान कर रहा है? ये एक लवण है, सॉरी मैंने प्रोटीन बोल दिया था, ये एक लवण है, ये एक सॉल्ट है जो उपास्थियों के अंदर मिलता है और लचीलापन, आन्य क्षमता प्रदान करता है। डन। अब देखिए मेन चीज क्या है, हमें क्या पढ़ना है सर? कंकाल पढ़ना है। और हमारा मेन कंकाल हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा? हमारा अंत्य कंकाल। वो भी किससे? जो बना हुआ किससे? अस्थियों से। यानी हमें तो केवल यहां पर इस चैप्टर में अस्थियों की बात करनी है। मैं जो चीज बता रहा था कि सिर्फ अस्थियां ही हमारा कंकाल बनाती हैं क्या? नहीं सर। क्या सिर्फ बोन से ही हमारा कंकाल बनाती है क्या? नहीं। अस्थियों के साथ साथ उपास्थियां भी हैं, कंडरा भी है, स्नायु, ये हमारा अंत्य कंकाल बनाती है। क्या त्वचा हमारा कंकाल बनाती है? यस। क्या नाखून? यस। बाल? हाँ। ये क्या है? हमारा बाह्य कंकाल है हमारा। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलें आइए आगे बढ़ते। अब हम यहां पर कुल मिलाकर बात करने वाले हैं किसकी? अस्थियों की। मेन इस चैप्टर में किसकी बात कर रखी है? वो हम पढ़ रहे हैं क्या? बोन्स की। देखिए अस्थियों की बात करने वाले हैं बेटा यहां पर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों इस चीज को। देखिए बेटा, आपसे अगर कोई पूछे कि भाई
एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कितनी अस्थियां होती हैं? क्या बोला मैंने? आपसे कोई पूछे कि भाई एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर कितनी अस्थियां होती हैं? ध्यान से सुनना। पहला बिंदु, हाँ जी, एक बच्चा जब पैदा होता है, एक नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं? नवजात शिशु के अंदर अस्थियों की संख्या होती है 305। नवजात शिशु में कुल 305 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी अस्थियां उपस्थित होती हैं? 305। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होने लग जाता है ना, तो धीरे धीरे इनमें से कुछ अस्थियां फ्यूज्ड हो जाती हैं। ठीक है, और कितनी रह जाती है? एक वयस्क के अंदर 206 अस्थियां पाई जाती हैं। अब देखिए, हमारी एनसीईआरटी में ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, ये बताना जरूरी था। ये देखो, ये देखिए, हमारी एनसीईआरटी में कितना दे रखा है? 206 दे रखा है, 305 नहीं दे रखा। तो ये याद रखना, कितनी होती है? जब हम पैदा होते तो 305 होती है, लेकिन बाद में 206 रह जाती है। अब आप बोलेंगे सर बाकी कहां गई? पूछेंगे ना। मैंने कहा मान ले ये अगर एक अस्थि है, ये एक और अस्थि है, ये एक और अस्थि है, ये एक और अस्थि है, 4 अस्थियां दिखाई दे रही। जब हम पैदा हुए थे तो मान लो ये 4 अस्थियां थी, और ये 4 अस्थियां धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ गई हैं, फ्यूज्ड हो गई हैं। हो गई फ्यूज्ड, मिक्स हो गई, जुड़ गई, संलयन कर गई एक दूसरे से। कितनी हो गई? 1। पहले 4 थी, अब 1 हो गई। तो जरा सोचिए कितनी मिल रही थी? 305, जिसमें से कई सारी फ्यूज्ड हो जाती हैं, और कितनी रह जाती हैं? 206। मीनिंग समझ में आ गया? ये वाला क्लियर है? चले तीसरा बिंदु, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आप पढ़ चुके हैं। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ये बता चुका हूं मैं पहले भी, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर जो है उसमें। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है। अस्थियों की कोशिका क्या कहलाती है? अस्थियों की कोशिका जो होती है वो क्या कहलाती है? ऑस्टियोसाइट्स। ये भी बता चुका हूं। बताइए, ये सिंपल से 4 बिंदु आपको समझ में आ गए? किसके बारे में थे बेटा? ये हमारे अस्थियों के बारे में थे, बोन्स के बारे में। जब हम पैदा होते तो 305 होती हैं, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते तो कई सारी फ्यूज्ड हो जाती है, और कितनी रह जाती है? सर कितनी रह जाती है? 206 रह जाती है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों की कोशिकाएं जो होती है उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। डन। चलो, अब हमने बोला हम अब एक वयस्क की बात करेंगे ना, तो वयस्क में कितनी मिल रही है? सर 206 मिल रही है। ठीक है, वयस्क की बात कर रहे हैं। अब ये जो 206 अस्थियां मिल रही हैं, कितनी मिल रही है? टोटल 206 अस्थि मिल रही है ना? ये अब 2 भागों में बट जाती है, यानी हमारा अस्थियों के द्वारा बनाया हुआ कंकाल 2 भागों में बट जाता है।
हमारी अस्थियां हमारा अंत्य कंकाल बना रही है। हाँ, टोटल कितनी है? 206। अब वो 206 अस्थियां दो तरीके से मिलती है। एक कहलाता है हमारा अक्षीय कंकाल, यहां पर दिया हुआ है ऐसा कुछ, अक्षीय कंकाल, यस, अक्षीय कंकाल। और एक होता है उपांगीय कंकाल, कहीं दिया हुआ है, उपांगीय उपांगीय उपांगीय, यस, उपांगीय कंकाल। देखो दोनों दिए हुए, अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। ठीक है, तो याद रखना हमारा अस्थियां जो होती हैं ये दो प्रकार, एक कहलाता है हमारा अक्षीय कंकाल, यहां पर दिया हुआ है ऐसा कुछ, अक्षीय कंकाल, यस, अक्षीय कंकाल। और एक होता है उपांगीय कंकाल, कहीं दिया हुआ है, उपांगीय उपांगीय उपांगीय, यस, उपांगीय कंकाल। देखो दोनों दिए हुए, अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल। ठीक है, तो याद रखना हमारा अस्थियां जो होती हैं ये दो प्रकार का कंकाल बनाती है। एक होता है अक्षीय कंकाल, और एक होता है उपांगीय कंकाल। अब सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, और उपांगीय को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो आपके दो प्रकार के स्केलेटन हैं, दो प्रकार के कंकाल है, एक है अक्षीय कंकाल और एक है उपांगीय कंकाल। एक्सियल स्केलेटन, उपांगीय एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है जनाब, ये तो जस्ट हमने नाम लिखा है। ठीक है जी, तो ये हमारे दो प्रकार के कंकाल हैं। ठीक है, अब टोटल अस्थियां कितनी थी? 206 थी। हाँ, 206 में से 80 जो है वो मिलती है किसमें? अक्षीय कंकाल में। और बची कितनी? जरा दिमाग लगा, 126 नहीं भाई, 80 अगर हमारी 80 बोन्स हमारे शरीर की 80 बोन्स अगर अक्षीय कंकाल बनाती हैं तो बची हुई उपांगीय कितनी हो जाएगी सर? 126। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी अक्षीय कंकाल की बात करेंगे। आइए, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? अक्षीय कंकाल की। देखिए टोटल कितनी बोन्स मिल रही है अक्षीय कंकाल में सर? 80 मिल रही है। टोटल कितनी मिल रही है दोस्त? 80 अस्थियां मिल रही है। किस तरीके से मिल रही है ध्यान से सुनना। ये हमारा अक्षीय कंकाल जो होता है ये विभाजित होता है किसमें? 4 भागों में। टोटल कितने भाग है बेटा? 4 भाग हैं किसके? अक्षीय कंकाल के। सबसे पहला भाग जो है उसका नाम है क्या? कपाल, जिसको हम बोलते हैं स्कल। अब हमारी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में मिस्टेक है, ब्लंडर मिस्टेक है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला भाग जो है इसका नाम है कपाल, जिसको हम बोलते हैं स्कल, जिसमें टोटल, अभी अस्थियां बता दूंगा टोटल कितनी, पहले मैं प्रकारों के नाम लिख देता हूं। तो अक्षीय कंकाल का पहला भाग होता है कपाल। ये है पूरा कपाल, दिस इज कपाल। ये जो हमने यहां पर दिखाया था ये पूरा कपाल है, ये पूरा क्या है? कपाल है। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहला है कपाल ये। फिर उसके बाद एक अस्थि आगे की तरफ यहां पर होती है, इसको हम बोलते हैं उरोस्थि।
इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्नम। इंग्लिश में बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। फिर यहां से निकल रही हैं क्या, पसलियां। रिब्स, ठीक है जी, दे रखी है हमारे यहां पर पसलियां। हाँ दे रखी है। पसलियां, रिब्स, और आखिरी जो होती है वो होती है हमारी कशेरुक दंड या मेरुदंड बोल देते हैं इसको। कशेरुक दंड या मेरुदंड बोल देते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है जी। सो कुल मिलाकर इस तरीके से ये हमारे 4 भाग है किसके, अक्षीय कंकाल के हैं। सो कुल मिलाकर ये 4 भाग है किसके, अक्षीय कंकाल के। कपाल, उरोस्थी, पसलियां और कशेरुकदंड या मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है, हमने बोला टोटल ये कितनी है सर, अक्षीय कंकाल हमारा कितनी अस्थियां बना रहा है, 80। अब इन 80 में से 29 जो है वो बनाती है हमारी कपाल, एक होती है उरोस्थी, 24 यानी 12 इधर 12 इधर है, टोटल कितनी हो गई 24, और 26 होती है ये पीछे रीढ़ की हड्डी। एक बार कैलकुलेट करिए, 26 और 24 कितना हो गया 50, कैलकुलेट करिए 26 और 24 टोटल कितना हो गया 50, ठीक है। 29 और 1 30, 50 और 30 80। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ये जो अक्षीय कंकाल जो होता है, जो हमारा अक्ष बना रहा है, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा अक्ष ये है, मतलब ये अगर एक बॉडी है तो ये इसका अक्ष है। अब इस अक्ष से जो संरचनाएं निकल रही हैं वो क्या कहलाती है, उपांग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, उपांग कहलाती हैं, ठीक है। तो हमारा अक्ष जो था वो 80 अस्थियों से बना हुआ था, जिसमें से 29 कपाल बनाती हैं, एक उरोस्थी आगे की तरफ होती है, 24 पसलियां होती हैं और रीढ़ की हड्डी टोटल 26 होती है। अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कपाल की बात करते हैं। आइएगा तरीके से पढ़िए, देखिए हमने क्या बोला 206 कुल अस्थियां हैं, है ना। 206 में से हमारा 206 हमारा जो कंकाल तंत्र जो है, जो अस्थियां बना रही हैं, कंकाल तंत्र जो हमारा 206 अस्थियां बना रही हैं, 2 भागों में विभाजित थी। 80 जो है अक्ष बना रही हैं और 126 हमारा उपांग बना रही है, जो अक्ष से बाहर निकलते हैं, ठीक है। 80 जो अक्षीय कंकाल थी, 80 बोन्स जो एक्सियल स्केलेटन बना रही थी, 4 भागों से मिलकर बनी है, कपाल, उरोस्थी, पसलियां, कशेरुकदंड, मेरुदंड। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कपाल की बात करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले बेटा, कपाल की बात करते हैं, ठीक है। कपाल को हमने क्या बोला है, स्कल, ठीक है। अब ये जो कपाल जो है इसमें टोटल कितनी अस्थियां हैं सर, 29 है। हाँ बेटा, कितनी है, 29 है ना। हाँ।
अब ये कपाल भी 4 भागों से मिलकर बना हुआ है जी। ये जो हमारी खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी जिसको हम कपाल बोल रहे हैं, ये भी कितने भागों से मिलकर बना होता है? 4 भागों से। अब 4 भाग कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो 4 भाग हैं, उन 4 भाग में से सबसे पहला भाग जो उसका नाम है करोटी। सबसे पहला भाग जो है उसका नाम है करोटी। साहब ये जो करोटी जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो करोटी जो है, ये करोटी जो है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, सबसे पहले करोटी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेनियम। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो है, इसके बाद होता है आननी। आननी, देखिए आननी यहां पर लिखा हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूं। आननी लिखा हुआ है, आननी 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 लिखा हुआ है। मैं वर्ड बस देख रहा हूं कि हाँ हिंदी में आननी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो जी, आननी जिसको हम बोलते हैं फेशियल। नेक्स्ट हाइयोइड। हाइयोइड, इसको अंग्रेजी में हाइयोइड ही लिखते हैं, और मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं हाइयोइड क्या है ना। और आखिरी होती है कर्ण अस्थि, या अस्थिकाएं बोल देते हैं, सिंपल कर्ण अस्थि, ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, सो इस तरीके से आपके 4 भाग होते हैं जो बनाते हैं क्या? कपाल। अब इसमें से सबसे पहला है कौन बेटा? ये हमारा करोटी। ये बनी होती है 8 अस्थियों से, यानी 29 में से 8 कौन बनाता है? करोटी। अभी बताऊंगा ये 8 क्या है। ठीक है, ठीक है, 8 करोटी होती है, 14 फेशियल आननी होती है, 1 हाइयोइड होती है, और 6 हमारी कर्ण अस्थिकाएं होती हैं। कैलकुलेट करिए पहले तो। 8 और 14 कितने हो गए? 22, 23 और 6 29। डन। पहले तो हमने संख्या देख ली। अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी? करोटी की। करोटी क्या है? देखिए, हमारा ये वाला भाग जो होता है ऊपर वाला, इसको अब हम यहां पर डायग्राम में देखेंगे। ये वाला, जिसमें ये वाला भाग जो है ऊपर वाला, ये पूरा, ठीक है, ये होता है करोटी, क्रेनियम, जिसमें टोटल 8 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है फ्रंटल, ये दिस इज फ्रंटल, ये वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं फ्रंटल। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर जो 2 होती है, ये एक इधर एक इधर, इसको हम बोलते हैं पैराइटल। एक फ्रंटल, 2 पैराइटल। ठीक है, फिर उसके बाद 2 टेम्पोरल। अब ये टेम्पोरल कहां होती है? यहां पर, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो फ्रंटल 1, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल। टेम्पोरल कान के पास इधर, टेम्पोरल, 2 पैराइटल,
फ्रंटल और एक पीछे यहां पर, ये होती है ऑक्सीपिटल। ठीक है, देखो जरा देखना, ये देख, इसमें यहां पर ये एक है फ्रंटल, ये ऑक्सीपिटल है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। ये रुकेगा नहीं, नहीं तो मैं आपको बताता। देख, ये ऑक्सीपिटल है पीछे की तरफ, ये फ्रंटल है ये आगे की तरफ, ऊपर की तरफ दो पैराइटल है, एक इधर, ये दो पैराइटल। ठीक है, और ये एक टेम्पोरल इधर और एक टेम्पोरल इधर। डन, ये भी नहीं रुकेगा। चल ये देख, इसमें आ रहा, ये ऑक्सीपिटल, ये आगे फ्रंटल, ये टेम्पोरल एक इधर, एक टेम्पोरल इधर, और ऊपर एक पैराइटल ये रही, एक पैराइटल ये रही। डन। सो इस तरीके से हमारी टोटल 6, इस तरीके से टोटल हमारी 6 तो ये हो गई। कौन? हमारी करोटी जो थी, हमारी करोटी जो है, जिसमें टोटल कितनी अस्थियां मिल रही हैं? 8, जिसमें से एक है फ्रंटल। सर हिंदी में ऑलरेडी लिखा हुआ है दोस्त यहां पर तेरे इस डायग्राम में, तो इंग्लिश में लिख रहा हूं। दोनों चीजें, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ठीक है जी, ये पूरा भाग। सो कितनी हो गई भैया? फ्रंटल 1, फ्रंटल 1, पैराइटल 2, ये 2 पैराइटल, ये साइड में टेम्पोरल, और फिर ऑक्सीपिटल। ठीक, तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। डन। सर ये तो 6 हो गई, आपने बोला था करोटी में 8 होती है। अब ये तो हम बाहर से महसूस कर सकते, एक ये, 2 ये, 2 इधर, एक पीछे। अब इसके अंदर ये जो 6 है, इसके अंदर 2 और होती है। एक का नाम होता है स्फेनॉइड, स्फेनॉइड, और एक का नाम होता है इथमॉइड। एक होती है स्फेनॉइड और एक होती है इथमॉइड। अब टोटल 8 हो गई। अब इधर देखना इस डायग्राम में, इस डायग्राम में कौन कौन सी हैं देखना। फ्रंटल, पैराइटल ये बाहर से हैं, ठीक है। टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये फ्रंटल हो गई, ये पैराइटल हो गई, कान के पास टेम्पोरल और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल। अब अंदर है आपकी कौन? स्फेनॉइड, ये अंदर की तरफ है, और इथमॉइड ये अंदर की तरफ, अंदर है। ये आपको लग रहा होगा बाहर है, लेकिन ये अंदर की तरफ होती है, ठीक है। सो इतनी सी बात थी। टोटल ये 8 हस्तियां जो है, ये 8 हस्तियां हमारी क्या बनाती? करोटी बनाती। 8, ये 8, ठीक है। अब बात आती है आननी। आननी टोटल कितनी होती है? 14 होते हैं। इनके प्रकार हमारे कोर्स में नहीं दे रखे, कौन कौन से होते हैं आननी, यानी फेशियल जो होती है, टोटल 14 होते हैं। इनके प्रकार हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी में या कहीं पर भी नहीं बता रखे हैं। इसमें वैसे आती हैं लैक्रिमल, नेथल, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, ये आती हैं आपकी, और भी होती हैं, ठीक है। सो लैक्रिमल, नेजल बोलते हैं इसको, नेजल, इंफीरियर नेजल, सुपीरियर नेजल, इस तरीके से होती हैं। जाइगोमैटिक, मैक्सिला ऊपर वाले जबड़े वाली होती है, मैंडिबल नीचे जबड़े की अस्थियां होती हैं, ठीक है। सो ये होती हैं आननी। इनके प्रकार नहीं बता रखे कौन कौन सी होती है, बस ये याद रखना है। यहां पर ये जो वर्ड दिए हुए हैं, ये हमारी फेस, हमारा जो फेस बनाएंगे,
हमारा जो फेस पे मिलेंगे। जैसे आंखों के अंदर ये होती है लैक्रिमल, ऊपर वाले जबड़े में होती है मैग्जिला, नीचे वाले जबड़े में होती है मैंडिबल। ठीक है, ये जो चीक होते हैं, हमारे गाल जो होते हैं, यहां पर जो होती है जाइगोमैटिक। समझ में आया? सो जाइगोमैटिक हमारे गालों में होती है, लैक्रिमल हमारी आंख, ये जो आंखों की फील करी ये वाली, यहां पर हाथ लगा, ये लैक्रिमल है, ये जाइगोमैटिक। यहां पर देखिए, यहां पर अपने हाथों को लो और यहां पर फील करो, दिस इज लैक्रिमल, ये पूरी जिसके अंदर हमारी आंखें धसी हैं, ये लैक्रिमल। ठीक है, फिर अपने गाली होते हैं, इसके अंदर ये वाली, इस पर हाथ लगा, इस पर, ये जाइगोमैटिक है। ठीक है, फिर यहां पर नाक पे हाथ लगा, ये नेजल है, नेजल, नेजल यानी नाक के अंदर। फिर यहां पर हाथ लगा, ये हमारी मैग्जिल यानी नाक के अंदर। फिर यहां पर हाथ लगा, ये हमारी मैग्जिला है, ऊपर जबड़े की। फिर नीचे यहां पर हाथ लगा, ये मैंडिबल है। ठीक है, सो ये सारी अस्थियां कहां पर मिल रही हैं सर? ये हमारे फेस पे मिल रही हैं, इसलिए हम इनको आननी या फेशियल अस्थियां कहते हैं। आननी बोल दीजिए या फेशियल अस्थियां बोल दीजिए। डन, कंफ्यूजन तो नहीं। टोटल कितनी होती है? 14 होती है। चल, अब इसके बाद हमने ये देख लिया, इसके प्रकार दे रखे हमारे एनसीईआरटी में, इसलिए हमने लिख दिए हैं। इसके प्रकार नहीं दे रखे, लेकिन कुछ वर्ड दे रखे थे यहां पर, वो मैं यहां पर लिख देता हूं आननी के, या यहीं पर लिख देता हूं। आननी टोटल कितनी थी? 14 है। टोटल कितनी है? 14 है। कुछ वर्ड है जो यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, कौन कौन सा? एक है लैक्रिमल, ठीक है, एक हमारा जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक चीक बोन बोलते हैं इसको, चीक बोन यानी गाल की हड्डियां। ठीक है, एक हमारा नेजल, एक हमारा मैग्जिला, और एक हमारी मैंडिबल। ठीक है, सो इस तरीके से यहां पर 5 दे रखी है, वैसे तो 7 होती है ये, यहां पर हमारे एनसीईआरटी में 5 दिखा रखी हैं, 7 होती है। ये जो नेजल जो होती है इसके भी प्रकार होते हैं, इंफीरियो नेजल, सुपीरियो नेजल, इनके भी प्रकार होते हैं। टोटल कितनी होती है? 14, ये जरूर याद रखना, आननी फिश। अब आते हैं हाइयोइड। सिंपल, क्या होती है ये हाइयोइड? आपने याद रखना है, ये यू आकार की होती है। कैसे आकार की होती है? यू आकृति की होती है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है अगर पीछे किससे जुड़ती है, इस यू आकार की अस्थि से, जिसका नाम है हाइयोइड। एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। यहां पर इस डायग्राम में, हाँ, हमारी एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखा रखी ये वाली, ये देखिए, ये हाइयोइड यू आकार की। ठीक है, और इसी से ही जीव जो होती है अंदर वो आकर जुड़ती है। डन, क्लियर? सो ये हमारी हाइयोइड होती है, हाइयोइड अस्थि होती है। डन, इसको एक बार एनिमेशन से और देख लेते हैं। इस एनिमेशन में हाइयोइड नहीं है, यहां पर हाइयोइड नहीं है, आशा करते हैं यहां आएगी। यस, ये लाल रंग की देखना, ये लाल रंग की दिख रही है, ये लाल रंग की यू आकृति की है, ये यू आकृति की है, यू आकृति की है। ठीक है, सो हाइयोइड में बस इतना ही याद रखना बेटा आपने, ये जो होती है लाल रंग की, ये जो दिखाई गई इस डायग्राम में, हाइयोइड अस्थि जो है वो केवल इतनी याद रखनी, यू आकृति की होती है, जरूर याद रखना। कौन? यू आकृति। ठीक है, और किससे जुड़ी होती है? हमारी जीभ से जुड़ी होती है। खत्म। अब आती है कर्ण अस्थियां, ईयर ऑसिकल। हमारे कान कितने? 2। एक कान के अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। तो इसको मैं 3 जोड़ी लिख दूं। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। ठीक है, अब इन 3 जोड़ियों के केवल नाम याद रखने हैं आपने। कौन कौन सी? देखिएगा इस डायग्राम में, ये वाला जो डायग्राम है इसमें बता रखी है 3 जोड़ी है आपकी। कौन कौन सी? एक है बेटा मेलियस, एक है इनकस,
और हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज। ठीक है, ये है मेलियस। ये है इनकस और ये है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। ठीक है, सिंपल। अब क्या होता था ना, हम नीट की जब प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को, तो ये पहले प्रश्न आया करते थे नीट में, तो छोड़ तो सकते नहीं, है ना, याद रखना आपने। क्या ये जो मेलियस जो होती है ये सबसे बड़ी होती है इन तीन में से। ये तीन है, इस कान में तीन, इस कान में तीन। ये तीन अस्थियां जो होती हैं ये हमारे कान के, अब पता है कान जो होता है ना हमारा, इसको हमारे पास जगह है क्या? ठीक है, हमारा ईयर जो होते हैं, ध्यान से सुनना, एक जगह थोड़ी सी खाली देख लेते हैं। यस, हमारा कर्ण जो होता है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। है ना? आपको ऐसा लग रहा है सर ये तो आप ऐसा बना दिए जैसे जैसे ऐसे लग रहा है जैसे घोंगा सा बना दिए, है ना? इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो हमारा कर्ण जो होता है, कान, इसके तीन भाग होते हैं बेटा। एक होता है बाह्य कर्ण, जिसमें हमारा ये ईयर पिन्ना ये मिलता है। ठीक है, और यहां तक का भाग होता है, एक नलिका भी होती है, बाह्य कर्ण नलिका बोलते हैं इसको। सो ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं बाह्य कर्ण। फिर ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं अंतःकर्ण, मध्य कर्ण, मध्य कर्ण, मिडिल ईयर। एक्सटर्नल ईयर, यहां तक का पोर्शन मिडिल ईयर, और फिर ये पूरा पोर्शन जो है इंटरनल ईयर यानी अंतःकर्ण। ठीक है, अब ये जो मिडिल ईयर जो होता है, इस मिडिल ईयर के अंदर एक झिल्ली होती है जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा, इस झिल्ली का नाम होता है टिम्पैनिक झिल्ली, ईयर ड्रम भी बोला जाता है। क्या? टिम्पैनिक झिल्ली या टिम्पेनम भी बोल देते हैं, पढ़ेंगे ये क्या बोलते हैं इसको, टिम्पैनिक झिल्ली या टिम्पेनम बोल देते हैं। ठीक है, और इसके पास में होती हैं ये तीन अस्थियां। इसके पास में होती हैं ये तीन अस्थियां। ये तीन अस्थियां हैं, जूम करके देखिए जरा। ये जो हमारे कान का पर्दा है लाल लाल रंग का, इसके पास में ये तीन अस्थियां। ठीक है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। डन, इतना सा बिंदु समझ में आ गया। तो पहला बिंदु क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, ये जो कर्ण अस्थियां जो हैं ये कहां पर मिल रही हैं, हमारे कौन से कर्ण में मिलती हैं? सोचिए, क्या बाह्य कर्ण में मिलती है कि अंत्य कर्ण में मिलती है कि मध्य कर्ण में मिलती है? तो ये मध्य कर्ण में मिलती है, मिडिल ईयर में मिलती है, कान के पर्दे के पास, टिम्पैनिक झिल्ली के पास। ठीक है, टोटल इनकी संख्या कितनी है? तीन जोड़ी है, 6 है ना। नाम इनका मैंने आपको बता दिया, वापस से लिख देता हूं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ये टोटल 6 अस्थियां, 3
इस कान में, 3 इस कान में, यानी एक मेलियस इधर, एक मेलियस इधर, एक इनकस इधर, एक इनकस इधर, एक स्टेपीज इधर, एक स्टेपीज इधर। डन। अब जो मैं चीज बताने की कोशिश कर रहा था वो था इनकी आकृति, जो पहले नीट के पेपर में पहले पूछी जाती थी। देखिए ये मेलियस जो होता है ना, मेलियस ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी आकृति किसके समान मानी जाती है? हथौड़े के समान। इसको हम बोलते हैं हैमर शेप। क्या बोलते हैं? हैमर शेप। हथौड़े के समान। ठीक है, याद रखना। कौन सी? मेलियस जो है ये किस शेप की है बेटा? हैमर शेप है। भूलना चाहिएगा, प्रश्न पूछा गया है पहले, अभी नहीं आते हैं, पहले पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनकस जो है ये वाली, ये जो आकृति जो है किसकी? इनकस की है। ये हमारी इनकस, और इनकस की आकृति कैसी होती है? अंग्रेजी में बोलते हैं एनविल शेप। अब आप बोलेंगे सर ये एनविल क्या बला है? एनविल, आप में से कितने बच्चों के चप्पलें टूटी है? हाँ सर टूटी है। ये जूते कभी टूटे होंगे। आपने मोची देखा है? हाँ सर, मोची के पास एक यंत्र होता है, मोची के पास जिसपे वो जूते रखता है, उस पर ठोकता है, कील लगाता है। देखा है आपने? लोहे का एक यंत्र होता है, उसको बोलते हैं एनविल। याद रखना। और नहीं तो आप गूगल पर जस्ट एनविल डालिए, गूगल पर सिर्फ एनविल डालिए। चलिए मैं डालता हूं, ये देखो गूगल पर जस्ट मैंने क्या डाला? एनविल डाला। एनविल, ANVIL, क्या डाल दिया? ANVIL, एनविल। ठीक है, और मैं इमेजेस पर गया और ये देखो, क्या आपने ऐसा कोई यंत्र देखा है? सोचो, ऐसा कोई यंत्र देखा है मोची के पास? ऐसा देखे ऐसे यंत्र? हाँ भाई देखे ना। हाँ, ये होता है क्या? हमारा एनविल। ठीक है जी, याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। सो व्हाट इज एनविल? समझ में आ गया आपको? एनविल का मतलब मोची का पास जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं एनविल। उस आकृति की होती है कौन? इनकस। अब हिंदी में क्या लिखूं? मोची का यंत्र। याद रखना, बस इतना सा लिख देता हूं, मोची का यंत्र लिख देता हूं ताकि भूले ना। एनविल, मोची का यंत्र, अंग्रेजी में कॉबलर बोलते हैं। ठीक है, मोची को। हाँ जी, तो कॉबलर इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनविल बोलते हैं। तो एनविल शेप की होती है कौन? हमारी इनकस। आखिरी है स्टेपीज। अब स्टेपीज की शेप यहां लिख देता हूं, आखिरी है बेटा हमारी स्टेपीज। आखिरी है कौन सी? हमारी स्टेपीज। और स्टेपीज की शेप जो है, स्टेपीज की शेप यहां पर लिख रहा हूं। स्टेपीज की शेप जो होती है स्टीरअप, STIRRUP, स्टीरअप शेप। अब आप बोलेंगे सर ये स्टीरअप क्या होता है ना? घोड़े पर बैठे हो कभी? बताइए मुझे, आप में से कोई घोड़े पर बैठा है? हाँ भाई, बैठे हो कभी घोड़े पर? बैठे हो कभी घोड़े पर? हाँ सर घोड़े पर बैठे हैं। घोड़े पर जब आप बैठते हो तो अपने पैरों को किसी के अंदर रखते हो। देखा होगा आपने, घोड़े पर जैसे ही बैठते हैं तो अपने पैर दोनों तरफ
एक लोहे की एक संरचना होती है जिसके अंदर आप अपने पैर डाल देते हो, है ना, उसको बोलते हैं क्या, स्टीरअप। ये भी दिखाऊं, देख भाई, ये भी देख बेटा, स्टीरअप, स्टीरअप, STIRRUP, स्टीरअप। ये देखो जी, होता है घोड़े के ऊपर, होता है ये, ऐसा होता है घोड़े के ऊपर, ये घोड़े के, है ना, इसके अंदर हम अपने पैर रखते हैं। डन। सो ये था बेटा हमारा आपका चार प्रकार की अस्थियां, और इन चार प्रकार की अस्थियों, तीन प्रकार की अस्थियां, है ना, और इन तीन प्रकार की अस्थियों के शेप मैंने आपको बताई है। ठीक है, स्टीरअप को क्या लिखूं? याद रख लेना, स्टीरअप घोड़े पर जब बैठते हैं तो वो जो यंत्र जो होता है, ठीक है, लिख नहीं रहा हूं यहां पर, याद रखना, घोड़े पर बैठने वाला यंत्र, खुद लिख लीजिएगा याद रखने के लिए। सो इस तरीके से ये हमारी टोटल कितनी अस्थियां होती है बेटा जी? यहाँ पर ये 6 टोटल होती है, 3 इस कान में, 3 इस कान में। तो भाई साहब इस तरीके से ये टोटल हमारी 29 अस्थियां हो गई है, जो हमारा क्या बना रही है? खोपड़ी बना रही है, कपाल बना रही है, स्कल बना रही है। डन। ये हमने खत्म किया है भैया, किसकी बात करी है? कपाल की। अब आ जाते हैं उरोस्थी। बहुत सीधी सी, बहुत सीधी सी। कौन? उरोस्थी। इस डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए आगे की तरफ दिख रही है, पहले भी बताया हुआ, ये यहां पर, ये यहां पर इस तरीके से। रुको, इसको मैं रोकता हूं, मेरे को पता लग गया कैसे रुकेगा। हाँ, रुक गया। अब ये देखो, ये वाली जो है ना, ये वाली, अरे रुक जा भाई, हाँ ये वाली दिख रही है ये, अरे भाई चल जाती है यार। हाँ, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये आगे की तरफ होती है, खंजर के जैसी होती है, खंजर के जैसी है, इसका नाम है उरोस्थी स्टर्नम। खत्म, बस इतनी सी बात समझानी। ठीक है दोस्त। सो उरोस्थी जो थी, कौन सी बेटा? ये हमारी उरोस्थी जो है, इसमें सिंपल सा एक बिंदु याद रखना, पहला, किस शेप की होती है? खंजर। खंजर को अंग्रेजी में बोलते हैं डैगर। ठीक है, तो खंजर के जैसी होती है कौन? उरोस्थी। और कहां पर मिलती है? हमारे अधर पर मिलती है। अधर, अधर ये वाला भाग होता है, ये हमारा अधर है और ये हमारा पृष्ठ है। ठीक है, तो अधर यानी वेंट्रल भाग में मिलती है। अब इस उरोस्थी से कौन जुड़ता है? ये मेरी उरोस्थी है, पहले भी बताया। इस उरोस्थी से याद करो, हमने श्वसन तंत्र में पढ़ा था यार, पढ़ाया हुआ तुमको, बताया ना। इस उरोस्थी से यहां से पसली, यहां से पसली आकर जुड़ रही है, ऊपर से याद कर, क्लैविकल याद आ रही है। तो याद रखना, इस उरोस्थी से 2 प्रकार की चीजें आकर जुड़ती हैं। एक कौन आकर जुड़ती है? क्लैविकल। ये क्लैविकल याद आ रही है, कॉलर बोन जिसको हम बोलते हैं ब्यूटी बोन, याद आ रहा है? ये क्लैविकल है ना, ये क्लैविकल, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, दिस इज क्लैविकल। फील करो, यहां पर हाथ लगाओ, ये जो होती है, ये अंग प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है भाई साहब, ये वाली जो होती है, कहां गई मेरी? गुम होगी क्या? मिल नहीं रही है। हाँ, ये यहां पर आप हाथ लगाओगे, यहां पर फील हो जाएगा, दिस इज क्लैविकल। ये आगे जाकर किससे जुड़ती है बेटा? ये आगे जाकर जुड़ती है किससे? हमारी उरोस्थी से। मेरे पास अगर डायग्राम होगा, यस, ये रहा, ये है, देख बेटा, ये है क्लैविकल, इधर से भी क्लैविकल, और ये है हमारी खंजर के जैसी
कौन, ये हमारी कौन है, उरोस्थी। ठीक है, अब इस उरोस्थी से कौन आकर जुड़ रही है सर, ये क्लेविकल आकर जुड़ रही है। दिस इज क्लेविकल। एक इधर से, कॉलर बोन बोलते हैं इसको, एक इधर से। ठीक है जी, ओके सर। तो क्लेविकल आकर जुड़ गई, हाँ सर। कौन आकर जुड़ गई है, क्लेविकल। और कौन जुड़ रही है सर, और जुड़ रही है हमारी पसलियां। हाँ भाई बांगड़ू, समझ में आ गया। कौन आकर जुड़ रही है, पसलियां आकर जुड़ रही है। ठीक है, सो हमारी पसलियां और हमारी क्लेविकल किससे आकर जुड़ रही है, उरोस्थी से आकर जुड़ रही है। बस यही बताना था मेरे को। तो उरोस्थी सिंगल, अक्षीय कंकाल का हमारा एक ही अस्थि है, कौन, आगे की तरफ उरोस्थी, खंजर के जैसी अधर भाग पर मिल रही है, जिससे, तीसरा बिंदु यहीं पर लिख दूं, तीसरा बिंदु, जिससे यह सिंपल उरोस्थी से एक तो क्लेविकल और एक पसलियां क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। डन, क्लियर, ये हमारी खत्म। इतना ही याद रखना किसमें, उरोस्थी। अब आती है बात पसलियों की, और किसकी बात आती है, कशेरुक दंड की। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, पसलियों की बात करेंगे, कशेरुक दंड की। सबसे पहले हम कशेरुक दंड दे रखा है हमारा यहां पर, किसकी बात कर रखी है, कशेरुक दंड की बात कर रखी है। कशेरुक दंड जिसको हम क्या बोलते हैं, मेरुदंड जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ये है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। अब देखिए कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये रीढ़ की हड्डी जो है ना, उरोस्थी, यहाँ पर उरोस्थी वक्ष पे मिलते, ये वाला भाग कौन सा है, वक्ष कौन सा, ये देखिए पूरा भाग अधर है, जिसमें ये शीर्ष था, ये ग्रीवा थी, ये वक्ष, इतना तो समझ में आ गया ना। तो वक्ष में मिल रही है, अधर पर मिल रही है, ठीक है, मध्य में मिल रही है, बीच में। तो ये तीन वर्ड है, वक्ष, मध्य, अधर। ये मेरा पूरा भाग अधर, जिसमें ये बीच वाला पोर्शन, मेरे पूरे बॉडी का ये बीच वाला पोर्शन जो है, ये मध्य पोर्शन है बॉडी का, मिडिल पार्ट है ये वाला, ये ऊपर वाला है, पैर नीचे वाले हैं, ये मिडिल पार्ट है। ठीक है, जिसमें ये वाला पोर्शन जो है आपका वक्ष, थोरैसिक, यहाँ पर मिल रही है कौन, उरोस्थी। खत्म। अब बात आ रही थी किसकी बेटा जी, यहाँ पर हमारी दो वर्ड बड़े कंफ्यूज करते हैं। एक होता है मेरु रज्जु, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और एक होता है कशेरुक दंड या मेरुदंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो आइए इसको पहले समझते हैं। ये मैं इस डायग्राम से भी लेकर आया था, ये भी डायग्राम है। देखिए दो वर्ड है, एक है मेरु रज्जु और एक है मेरुदंड, है ना। मेरुदंड को हम कशेरुक दंड भी बोल देते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में स्पाइनल कॉर्ड और इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, क्या डिफरेंस है, देखो ये इस तरीके से, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। कौन है गुरु, ये है रीढ़ की हड्डी, यानी ये है अस्थियां, ये तो बोन्स हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, बोन्स होती है। ठीक है,
अब इन बोन्स के बीच में मिलती है उपास्थि। क्या बोला हमने? इन अस्थियों के बीच में क्या मिल रही है? उपास्थि मिल रही है। उपास्थियों के भी कई सारे प्रकार होते हैं। यहां पर जो आपको उपास्थि याद रखनी है, इसको हम बोलते हैं कचाब। उपास्थि, हेलाइन कार्टिलेज। ठीक है, ये है अस्थियां। ये है बेटा अस्थि। ये कौन है? हमारी बोन्स। और ये जो है ये हमारी उपास्थि है। अब मैं इस तरीके से खड़ा हूं, ये मेरे पीछे रीढ़ की हड्डियां हैं। क्या मैं आगे पीछे हो सकता हूं? हाँ। लचीलापन है। हाँ। किसके कारण होता है लचीलापन? इसके कारण, अस्थियों के कारण नहीं। हमारी रीढ़ की हड्डी आगे पीछे इस तरीके से मूव हो रही है। हाँ। किसके कारण? इस कचाब उपास्थियों के कारण। डन? क्लियर? चल, अब ये तो हो गई हमारी, ये जो अस्थियां जो होती हैं इनको तो हम बोलते हैं मेरुदंड या कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम। नाउ क्वेश्चन अराइज, सर ये मेरु रज्जु क्या होती है? तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। नीला पेन ले लेते हैं। हमारे मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलकर इन अस्थियों के बीच में से होती हुई जा रही है। ये एक धागा है भाई। रज्जू का मतलब क्या होता है? रज्जू मीन्स धागा, है ना। अब ये जो धागा जो था, जो इन अस्थियों के बीच में से होता हुआ जा रहा है, समझ में आया? किन के बीच में से? इन अस्थियों के बीच में से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, जरा अस्थियों को देख। ये तेरे को एक अस्थि दिख रही है, ये एक हमारे रीढ़ की हड्डी है ये। ठीक है, ये एक रीढ़ की हड्डी है, एक रीढ़ की हड्डी है। अब इसे एक रीढ़ की हड्डी में एक तेरे को खाली जगह दिख रही है। हाँ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। और फिर ये नोकीले से भाग भी दिख रहे होंगे। इनको प्रोसेस बोला जाता है। जैसे इसको बोलता है ट्रांसवर्स प्रोसेस, इसको बोला जाता है स्पाइनोज प्रोसेस, है ना। कई सारी चीजें होती है यहाँ पर। और एक ये वाला होता है सेंट्रल डिप्रेशन, इसको हम एन्युलर एपिफाइसिस बोलते हैं। ये अभी हमारे कोर्स में नहीं है, पहले हम पढ़ाया करते थे, अभी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, समझना, ये एक रीढ़ की हड्डी है। अगर इस एक रीढ़ की हड्डी को मैं ऐसे कर दूं, इस तरीके से, दिख रहा है? दिख रहा है? ये रीढ़ की हड्डी दिख रही है? हाँ सर। इस रीढ़ की हड्डी में यहां पर ये खाली जगह दिख रही है। ऊपर से इस खाली जगह से होती हुई ये जो खाली जगह दिख रही है तेरे को, ये दिख रही है? इस गोल गोल के पीछे, किसके पीछे? ये जो गोल गोल जो था, ये गोल गोल जो है इसके पीछे ये खोखली जगह है ना। इस खोखली जगह से भाई इसको देख, मैं ऐसे बनाता हूं, ये देख रहा है तेरे को? ये हमारी एक रीढ़ की हड्डी है। डन? ये हमारी इस तरीके से रीढ़ की हड्डी है ये वाली। ठीक है जी। अब इसमें ये खाली जगह दिख रही है, खोखला भाग है ये। ठीक है, अब इस रीढ़ की हड्डी को मैं अगर ऐसे कर दूं तो ये ऐसे दिखेगी।
है ना? हाँ सर। और ये होएगा खोखला पोर्शन, ऐसे नीचे वाले का भी खोखला पोर्शन। ठीक है, तो ऐसे करके रीढ़ की हड्डी एक ऐसे करते 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 कई सारी मेरे पीछे लगी हुई हैं। ठीक है, अब ये जो खोखली जो जगह जो थी, ये छेद जो था, इस छेद से होते हुए तंत्रिकाएं नीचे आ रही हैं। इन छेदों से होते हुए तंत्रिकाएं नीचे आ रही हैं। अब परफेक्ट है? अब परफेक्ट है इस तरीके से। तो ये वो छेद था जिससे नीचे कौन आ रही है? तंत्रिकाएं आ रही हैं। दीज आर तंत्रिका। ये कौन है? तंत्रिकाओं का गुच्छा है जो हमारे मस्तिष्क से निकला और पीछे रीढ़ की हड्डी के अंदर से होता हुआ जा रहा है। ये तंत्रिकाओं का जो समूह जो है ये कहलाता है क्या? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। तो आज के बाद याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। कई बच्चे सोचते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का समूह है। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है मेरुदंड, जिसके अंदर से होते हुए नीचे की तरफ आता है। फिर इनसे तंत्रिकाएं निकलती हैं। फिर इनसे इस तरीके से क्या निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं यहां से। ठीक है, समझ में आया? यहां से इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, यहां से जो स्पाइनल कॉर्ड आएगी उससे इस तरीके से 31 जोड़ी क्या निकल जाती हैं? तंत्रिकाएं निकल जाती हैं। आई होप आपको ये वाला इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, जिसको हमने बोला मेरुदंड, इसके 5 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं, किस तरीके से होते हैं, पसलियां कैसे जुड़ी होती है, वो सारी चीजें हम अब, हाँ जनाब, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं। ये पसलियां, ये सब कुछ हम, ये सारा मेखला वेखला, ये सब कुछ हम, ये सारा मैं डायग्राम जो लेकर आया हूं, ये सब कुछ उपांगीय कंकाल भी लाया था, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी समय हुआ है आपके क्विज का बेटा। सिंपल सा प्रश्न पहला आपके सामने आता हुआ फर्स्ट। अक्षीय कंकाल कितनी अस्थियों से बना होता है? जल्दी से मुझे बताइए, अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती है? 126, 80, 120, 78। हमारे अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? दूसरा प्रश्न, जीवा किस अस्थि से जुड़ी होती है? मेलियस, हाइयोइड, इनकस, स्टेपीज। हमारी जीभ जो है वो किस अस्थि से जुड़ी रहती है? चलो जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न, अक्षीय कंकाल में कितनी थी? देख, उपांगीय में 126 थी, अक्षीय में कितनी थी? 80 थी। 126 किस में थी? उपांगीय में थी। टोटल 206। जीभ किससे जुड़ी रहती है? यू आकार की अस्थि, जिसका नाम क्या है? हाइयोइड अस्थि। भाई मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये तो हमारी कर्ण अस्थियां थी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में यही हमारा कंकाल तंत्र जो है पढ़ेंगे, और इसी कंकाल तंत्र में अक्षीय कंकाल जो हमारा बच रहा है वो पढ़ेंगे, और उपांगीय स्टार्ट कर देंगे, है ना। रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे, पसलियां पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उपांगीय कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। बाय बाय।